अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ, और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। आज एक अफसोसनाक जनाब वाक़ई के हवाले से सबसे पहले बात करना चाहूँगी अपने प्रोग्राम में कि हमारा मुल्क जो है जब भी अमन व सलामती की तरफ कदम बढ़ाता है या ये समझ लें कि बढ़ाने की कोशिश करता है तो दुश्मन से बर्दाश्त नहीं होता। इस बार भी दहशतगर्दों का एक शदीद हमला सामने आया है और इस किस्म के तमाम तर हमलों में कौम की बहादुर सपूतों को अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ता है। और पिछले कई सदियों से हमारे जो कौम के सपूत हैं, बहादुर सपूत हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और कौम के बहादुर सपूत दुश्मन का हर हमला नाकाम बनाते हैं। और कल भी ऐसा ही एक खौफनाक हादसा पेश आया है कि कल सुबह के वक्त 6 दहशतगर्दों ने तराबन के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया था और उनका मकसद चौकी में दाखिल होना था ताकि वहाँ अफरा तफरी मचाई जा सके, मगर उनकी इस घिनौनी कोशिश को नाकाम बना दिया गया हमारे जवानों की तरफ से। हुआ कुछ यूँ था कि उन दहशतगर्दों ने कल बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है ना चौकी से टकरवा दी और इसके नतीजे में चौकी की इमारत तबाह होगी और 23 हमारे जो बहादुर जवान थे वो भी शहीद हो गए। मगर मौके पर जो 6 दहशतगर्द मिले उन्हें फौरी जहन्नुम भी वासिल कर दिया गया और बेशतर जवानों को उस वक्त शहीद किया गया। और जब वो मिलिट्री बेस में सो रहे थे, हमले में मज़ीद 36 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं और तराबन के इस इलाके में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये अभी से नहीं, ये बहुत देर से होती जा रही है, जिसे ख़त्म करने के लिए समझ लें कि मुसलसल जो हमारी सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है वो किए जा रहे हैं। डेरा इस्माइल ख़ान में ये सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान हमारे 27 जो कह लें कि दहशतगर्द हमारे जवानों ने मारे हैं और जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले, खुदकश धमाके और फायरिंग के तबादले के नतीजे में पाक फ़ौज के 25 जवान शहीद भी हुए हैं। और ISPR के मुताबिक 11 और 12 दिसंबर 2023 के दरमियानी शब ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान के इलाके दराजंदा में 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया था और कुलाची में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। जबकि सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो अहम तरीन पेशरफ्त ये हमें देखने को मिली है कि पाकिस्तान ने तमाम दहशतगर्दाना हमलों पर अफ़गान अबूरी हुकूमत के नाज़िमुल उमूर को तलब भी किया है ताकि वो हालिया हमलों में मुलव्वस जो अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ एक तो मुकम्मल तहकीकात कर सके और दूसरा कि सख्त कार्रवाई भी की जा सके। अफ़गान हुकूमत दहशतगर्दी के इस वाक़े पर मज़म्मत भी कर रही है और तमाम दहशतगर्द गिरोहों के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर उन्होंने कार्रवाई करने का भी मुतालबा भी किया है और उस पर आमादा भी हुए हैं। जबकि DG ISPR का ये कहना था कि हमारे जवानों की जो कुर्बानियाँ हैं हमें मज़ीद पुरअज़्म बनाती हैं, हमें मज़ीद वो पुरअज़्म इसलिए बनाती हैं कि हमने अपनी कौम का और अपने जो मुल्क है उसका मुहाफ़िज़ जो है ना हम बने हुए हैं, उसकी हिफाजत हमने करनी है, अपनी जो जान है उसका नजराना पेश करने से भी हम गुरेज़ नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह के दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत जितनी हो सके उतनी हमें करनी चाहिए और मिलकर हुकूमत के साथ मिलकर, हमारी फ़ौज के साथ मिलकर जनाब इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठानी है, मज़म्मत करनी है, एहतजाज करना है, एहतजाज रिकॉर्ड कराना और बहुत ही पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है ताकि ये दहशतगर्दी को रोका जा सके और इसे सफ़ाई हस्ती से ही मिटाया जा सके। तो ये कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था DG ख़ान में कि जनाब हमारी चौकी जहाँ पर हमारे जवान सो रहे थे बेस कैंप में, वहाँ पर उन्होंने बारूद भरी जो गाड़ी थी वहाँ से उनको टकराया और वहाँ पर वो हमला हुआ और काफ़ी हमारे जो जवान थे वो उन्होंने शहादत का रुतबा पाया है। तो उस हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे। अब कुछ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं और ख़ुराक यहाँ पर हमारी ग़िज़ा का डिप्रेशन से बचाव
और इलाज में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। एक रिसर्च के मुताबिक हमें ये पता चला है कि डिप्रेशन, ज़हनी दबाव या फिर मायूसी पर काबू पाना ग़िज़ाओं से पॉसिबल हो सकता है, कि हमारा सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ा या अच्छी डाइट से उन पर काबू पाया जा सकता है। 10 साल तक ये की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक अगर आप डेली की अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर आप जो हमारे नट्स होते हैं वो, या फ़िश समेत दीगर मुफीद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है बल्कि उस पर किसी न किसी हद तक आप काबू भी पा सकते हैं। हम जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ डिप्रेशन या ज़हनी मसाइल का शिकार हो जाना मामूली सी बात समझा जाता है। हमारे स्टूडेंट से लेकर मुल्क का जो सन्नतकार है उस तक ज़हनी मसाइल का शिकार नज़र आता है। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती थी, कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर होता है। तो इससे कैसे हमने निकलना है, इसके साथ साथ आज हम इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर उन अफराद के मुतालिक भी जानेंगे कि जो ऑटिज़म का शिकार होते हैं, उनके वालिदैन को भी इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई देंगे, थोड़ी सी गाइडेंस देंगे या उन्हें मदद करने की उनकी कोशिश करेंगे कि किस तरह उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी है और इससे मुतालिक किस तरह उनकी टेक केयर किस तरह करनी है, उनकी ग़िज़ा का किस तरह उन्होंने ख्याल रखना है। बिकॉज़ हमारी जो डाइट होती है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, कि हमने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल किस तरह रखना है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर रमशा है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर रमशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एहसन सलीम ने भी। एहसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। रमशा, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी। हमारा डाइट का जो पैटर्न है, कह लें कि वो तो ख़राब होता जा रहा है। हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल इतना ख़राब है, हमारा कोई अच्छी ग़िज़ा हम लोग नहीं खाते हैं, हमारा सोने का पैटर्न ख़राब है, हमारी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं रही है। लेकिन ये सारी चीज़ों में अगर हम अपनी सिर्फ एक एसेंशियल चीज़ अगर अपनी डाइट ठीक कर लें तो क्या इस पूरे साइकिल को बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आजकल जो रेगुलर हम जो इश्यूज फेस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत से लोग जिस चीज़ की कंप्लेन करते हैं उसका रूट कॉज बेसिकली हमारी पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं। हमारी डाइटरी हैबिट्स का हमारे मूड स्विंग्स के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है, क्योंकि हम जो चीज़ खा रहे हैं, हमारी जैसे एक गाड़ी को हमने फ्यूल प्रोवाइड करना है, इस तरह से हमारी बॉडी फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी की तरह काम कर रही है। हम उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे वो एज ए फ्यूल वर्क करेंगे। अच्छा। जितने हमारी बॉडी को हम न्यूट्रिएंट रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे उतना हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे मूड पे भी पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। तो कौन-कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है? अच्छा, देखिए कौन सी डाइट्स तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए डिफरेंट डाइट पैटर्न है, लेकिन जनरली हम लोग एक वेल हेल्दी डाइट और वेल बैलेंस्ड डाइट बेसिकली मैं ये जानती हूँ कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जैसे फास्ट फूड में आ जाती हैं चीज़ें, हम लोग ये खा रहे होते हैं, कैफीन का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी हमारी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो वो कौन-कौन सी ऐसी डाइट मैं कहूँगी या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ ज़्यादा इफेक्ट होती है? अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो विटामिन सी रिच सोर्सेज हैं, ओमेगा 3 रिच सोर्सेज हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्रेन सेल की डेवलपमेंट में, ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग में, ताकि न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रॉपर सिग्नल्स ट्रैवल कर सके, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे पास रिच सोर्सेज आ जाते हैं उसमें है हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं तो सिट्रस फ्रूट्स हमारे पास हैं, ऑरेंजेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें ओमेगा 3 रिच हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मूड एलिवेटर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कैबेज है, डार्क चॉकलेट है। सो कलरफुल जितने हम वेजिटेबल्स लेंगे या जैसे हमारी प्लेट में जितनी कलरफुल हमारी प्लेट होगी उतना ज़्यादा हमारा दिल करेगा वो खाना खाने को। अगर हम बिल्कुल ये करें कि सिर्फ एक ही फूड ग्रुप में आपको रोज़ देती जाऊँ तो वो आप उससे बोर हो जाओगे। सो वैरायटी ऑफ फूड ग्रुप्स होने चाहिए, हमें चाहिए हम नट्स भी लें, फ्रूट्स भी लें, वेजिटेबल्स भी लें, ठीक है। उस और साथ साथ हमें जो चीज़ें को लिमिट करना है उसमें आ जाते हैं फास्ट फूड हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं। आजकल का जो डाइट
ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें प्रोसेस फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं रेडी टू कुक फूड आइटम्स पर। हम लोगों का अपना टाइम की बचत हो जाती है, फौरन से पका के खा लिया, कोई मसला नहीं है। इतनी बिजी है, लेकिन उसमें ये है कि बेसिक चीज आपकी डाइट है। डाइट से ही आप अपनी नॉर्मल और वो रेडी टू कुक मील में आपको न्यूट्रिशन वो मिल ही नहीं रही है जो आपको चाहिए, जो आपको फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल से मिलती है, जो फ्रेश खाना आप खा रहे हैं, घर पे खा रहे हैं, उससे मिल रही होती है। जिस तरह हमने बात की है कि हमारी डाइट कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ को भी किस तरह डिस्टर्ब करती है, उस पर बात कर लेते हैं। जिस तरह मैंने ऑटिज्म की बात की है कि बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है, बहुत सारे बच्चे जो है ना ऑटिज्म का शिकार हमें नज़र आ रहे हैं। या फिर पहले मेरे ख्याल से ऐसा रिपोर्ट नहीं होता था, इसलिए हमें पता नहीं चलता था। बहुत ज़्यादा बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, उस वजह से पता चल रहा है कि ऑटिज्म का शिकार बच्चे होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। न्यूयॉर्क की एक स्टडी के अकॉर्डिंगली 2012 के बाद 2012 के बाद ऑटिज्म इज़ वेरी कॉमन। अच्छा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल फोन्स मदर्स देती हैं अपने बच्चों को, उसमें वाइट लाइट एलिमिनेट होती है। जब वो वाइट लाइट जनरेट होती है तो वो इम्पेक्ट करती है कॉग्निटिव एबिलिटी को और स्पीच इश्यूज़ को। लेकिन हमारी डाइट किस तरह और करती डाइट है? जो उससे रिलेटेड, क्योंकि जो आप खाते हैं बच्चों, क्योंकि वो बच्चे थोड़े से इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं फिक्स डाइट्स के साथ, तो मदर्स उनको सालों साल वही डाइट देती हैं, चेंज नहीं करती। जब वो चेंज नहीं करेंगी तो इश्यू होगा कि उनका फिर बिहेवियर पे इफेक्ट होगा। जैसे अगर वो कैफीन का इंटेक या शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा रखेंगे, तो जैसे हाइपर एक्टिव किड्स हैं ADHD के साथ, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सिवियर ऑटिस्टिक किड्स हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होगा। वो शुगर इंटेक के साथ फिर उनकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती। फिर मदर्स को इशू आता है कि वो जी डाइट, हम इसलिए डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए और रिकमेंडेड डाइट लेनी चाहिए न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके, ताकि उनके बिहेवियर इश्यूज उस पर ना आए और स्पीच इश्यूज ना आए। और प्लीज़ सेल फोन्स वगैरह उनको एक्टिविटीज़ में इंगेज ना करें। रिपोर्ट का भी आपका क्वेश्चन वैलिड है, पहले रिपोर्ट भी बहुत कम होते थे और अब जो है वो रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पहले लोग शायद उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे ना कि ये डिसऑर्डर है हमारे बच्चे को, हमने उसको किस तरह लेकर चलना है, उनको अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये तो ऑटिज्म एक अलग डिसऑर्डर है, लेकिन डिप्रेशन ऐसा डिसऑर्डर है जो हर किसी को हो जाता है। मतलब हम बैठे होंगे 5 लोग हैं, उसमें से 4 लोग कहेंगे हमें डिप्रेशन है, हमें स्ट्रेस है, हमें एंजाइटी है। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस किस तरह रिलेट करता है, या हमारी डाइट किस तरह रिलेट कर रही है इससे? हमारी डाइट किस तरह हमें डिप्रेशन में डाल रही है? अच्छा, मैं इसमें बताता हूँ। एक तो पहली बात तो ये कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, हर सिम्टम जो है वो डिप्रेशन नहीं कहलाता। एग्जैक्टली। आप क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स को आप डिप्रेशन कहते हैं। तो हर परेशानी, हर मुश्किल जो है वो डिप्रेशन नहीं है, वो सैडनेस में आती है। अच्छा, सेकेंडली डाइट इतना इम्पैक्ट करती है कि जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं वो डाइट खाते ही नहीं है, या तो वो बुलिमिक हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, फिर वो दे फॉल इनटू डिप्रेशन, फिर वो स्टिग्मेटाइज्ड होते हैं सोसाइटी में, और या फिर एनोरेक्सिक बन जाते हैं। उसमें ये होता है कि वो खाते ही नहीं है और वो 12 आवर्स, 16 आवर्स, 20 आवर्स का वो फास्टिंग करते हैं। तो ये जब आप ऐसा करेंगे, अनयूजुअल सिम्टम शो करेंगे, तो वो डाइट का 100% रिलेशन है डिप्रेशन से। और जितना आप और भूख रख के खाना चाहिए, हाफ खाएं ताकि आपको क्रेविंग रहे। उसमें क्या होता है कि आपके माइंड जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं और आपको आपके डोपामाइन लेवल और सेरोटोनिन लेवल रिलेटेड होता है डाइट से। सही। तो आपके मूड स्विंग्स नहीं होते ना, आपका मूड अच्छा रहता है। तो जिससे डॉक्टर अमशा आप बात की थी कि मूड स्विंग्स पर डिपेंड करता है कि हमारी डाइट कौन सी है। अब जैसे मैंने जैसे सुना है कि कॉफ़ी या डार्क चॉकलेट, ये वाली चीज़ें आप खाते हैं या नट्स खाते हैं, तो इससे आपका ना ब्रेन एक तो डेवलपमेंट भी अच्छी होती है और फ़ौरन से आपका जो मूड हैप्पी हो जाता है। वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। अब जैसे कि आप मेडिसिन में एक टर्म यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन फॉर एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के मैनेजमेंट के लिए, इसी तरह से हम फूड में भी बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट फूड्स की, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैबेज है, डार्क चॉकलेट है, कैफीन की आपने बात की इसमें कॉफ़ी वगैरह में। सो इन सब चीज़ों का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि सर ने भी अभी बात की थी कि बेसिकली देखिए, हम एक चीज़ को पहले देखते हैं फिर उसको खाते हैं। एक चीज़ को अगर खाने का हमारा दिल ही नहीं करेगा तो वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी तक पहुंचेंगे ही कैसे। इसी तरह से डिप्रेशन में भी अगर आप किसी बंदे को कलरफुल फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसकी डाइट में, तो ऑब्वियसली उसका दिल करेगा खाने का, नहीं भी भूख होगी तो वो खाएगा। लेकिन अगर हम उसको कहें, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि बस ये 3 to 4 फूड आइटम्स है, आपको डेली बेसिस पर यही लेनी है, तो
बाय द एंड ऑफ द डे वो थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, बोर हो जाएगा। और दूसरी बात ये होती है मूड स्विंग्स, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मूड स्विंग्स के इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि वो ये नहीं है कि सिर्फ हमने कोई घर में कोई टेंशन है या कोई और लाइफ के इश्यूज हैं उसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो। समटाइम्स सर्टेन विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसीज भी आपको डिप्रेशन, विटामिन डी की, बिल्कुल विटामिन डी, क्योंकि वो जैसे कि आप सेरेब्रल पैरालिसिस है, सर बेटा जानते हैं कि उसमें भी विटामिन डी ने आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाना है। सो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली आप कैल्शियम डेफिशिएंट भी होगे। इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई नहीं है, डिफरेंट मिनरल्स हैं, जिंक, फॉलिक एसिड, ऐसी चीज़ें अगर आपकी बॉडी उनमें लैक कर रही है आपकी डाइट, तो ऑब्वियसली वो फिर आपके ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी, आप उतने अलर्ट नहीं होगे, फोकस नहीं कर सकते, इस कंसंट्रेशन आपकी पुअर होती है। इसी तरह से बच्चों में ये इश्यूज आते हैं, स्पेशली ऑटिज्म के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं सेंसरी चैलेंजेस। अच्छा, अब जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं या ऑटिस्टिक क्लाइंट्स होते हैं हमारे, उनमें ये चीज़ होती है कि ना वो बहुत जल्दी चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि उनको डिफरेंट टेक्सचर ऑफ फूड से इशू होगा, अच्छा, डिफरेंट फ्लेवर्स से इशू होगा, अच्छा, किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं होगा, ठीक है, किसी को क्रंची टेक्सचर पसंद नहीं होगा फूड का। सो इस तरह से क्लाइंट टू क्लाइंट डाइट भी वेरी करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे कैल्शियम डेफिशिएंट है बच्चे, ठीक है, सो हम उनको कोई कैल्शियम रिच सोर्स देना है, फॉर एग्जांपल ब्रोकली देना है। अब एक बच्चा रॉ फॉर्म में ब्रोकली नहीं कंज्यूम कर रहा, ठीक है, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा उसको, बट अब हमें एज ए डाइटिशियन उसको न्यूट्रिएंट्स तो पूरे करने हैं उसकी डाइट में। सो हम फिर क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हम मदर्स को गाइड करते हैं कि आप रॉ फॉर्म में ना दें, आप स्टीम कर लें, कुक कर लें उसको, या किसी और फूड आइटम के साथ मिक्स करके दे दें। सो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के साथ, सो फिर वो इन रिटर्न हमें अच्छा, ये तो आपने जैसे आपने बात की विटामिन डी की, उसकी डेफिशिएंसी हो तो मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। तो मुझे बताइए कौन से ऐसे रिच फूड हैं या फ्रूट्स हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिल सकती है? अच्छा, विटामिन डी और कैल्शियम के जो रिच सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं फिश, आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, तो आप ग्रिल्ड फॉर्म में खा सकते हैं अगर ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो आप, अदरवाइज फ्राइड फिश या जो भी डिफरेंट टाइप की जो आपको पसंद है। इसके अलावा आप नट्स हैं, सीड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप वो ले सकते हो, चीज़ है, योगर्ट है, मिल्क है, ब्रोकली है, वो कैल्शियम रिच फूड आइटम्स में आ जाता है। सो इस तरह से ये डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जिनको अगर हम अपनी डाइट में नेचुरल सोर्सेज से ही इंक्लूड कर लें तो काफ़ी हद तक फिर आपको जो है ना मल्टीविटामिन्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हमें अपनी डाइट पर इतना पैसा भी ना लगाना पड़े तो धूप में बैठ जाएं। बिल्कुल, हाँ, एक रिच सोर्स है जो आपके पास नेचुरली धूप आ रही है और उसमें आप सुबह 1 से 2 घंटे आराम से बैठे तो आपको अच्छी खासी विटामिन डी मिल जाएगी, आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो मुझे बताइए एहसन के जो माँ बाप हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती है कि हमने अपने बच्चों को हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे होते हैं, बड़ा उनको सेफली और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ता है उन्हें। बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं, चिड़चिड़े, मूड स्विंग्स उनके बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो क्या उन्हें बोले कि किस तरह उन्हें हैंडल करना है, उनको किस तरह वो घर पे किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अर्ली इंटरवेंशन से। पेरेंट्स अगर बच्चा 3-4 महीने का है, 6 महीने का है, 8 महीने का, 10 महीने का है, वहाँ पे अगर वो अपने माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, उसकी क्रॉलिंग प्रॉपर नहीं है, सेटिंग उसकी नहीं डेवलप हो रही है, हेड कंट्रोल सही नहीं है और वो आपकी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, स्पेशली अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर बच्चा 12, 15, 18 महीने का है और अगर अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता और आपकी कमांड फॉलो नहीं करता और अपने खेल में लगा रहता है, अगर एक दफ़ा भी अपनी आपकी वो बात ना माने तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई सिम्टम है, या फिर बहुत ज़्यादा रोता रहे और विदाउट एनी मेडिकल रीज़न, और अगर बहुत ज़्यादा बच्चा कुछ भी ना खाए और क्रैंकी रहे, हाइपर एक्टिव रहे, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। और उसमें ये कि आप फ़ौरन असेसमेंट कराएं साइकोलॉजिस्ट से और उसके बाद उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाएं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स इग्नोर करते हैं और अभी अवेयरनेस के बावजूद भी हमारे पास पेरेंट्स बहुत लेट लेके आते हैं बच्चे। कुछ बच्चे अभी भी 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बाद लेके आते हैं। तो वो कब लेकर आए तो वो किसी हद तक उनके वो जो मूड स्विंग्स हैं, वो जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, उस पर वो अच्छी तरीके से कमांड ले सकते हैं। एज सून एज जो बच्चे ऑटिज्म के साथ होते हैं उनका तो बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। अब वो कभी कभी प्रोमिनेंट होते हैं 1 साल, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के बाद जाके, या फिर कहीं जो माइल्ड ऑटिज्म है वो स्कूल जाने के बाद पता चलता है कि बच्चा एकेडमिकली बहुत वीक है और विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, वो फिजिकली बिल्कुल ठीक होता है
और इवन स्पीच में इनकी थोड़ी बहुत इंटैक्ट होती है, लेकिन वो एकेडमिक्स में बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो स्कूल से हमें बहुत रेफरल्स आते हैं, ठीक है, जो अंडर प्राइमरी होता है स्कूल, नर्सरी है, प्रेप है, केजी क्लास है, प्ले ग्रुप्स हैं, वहाँ से हमें बहुत रेफरल आता है क्योंकि वहाँ स्कूल हमें रिपोर्ट करता है। उसके बाद पेरेंट्स जो सेरिब्रल पैल्सी है वो तो फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ मेंटल डिसेबिलिटी अटैच्ड होती है, तो वो प्री बर्थ ही पता होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम है उसका भी प्री बर्थ ऑलमोस्ट पता होता है, ठीक है। और इसके बाद माइक्रोसेफेलिक, हाइड्रोसेफेलिक है, उनका प्री बर्थ पता होता है, अल्ट्रासाउंड में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऑटिज्म एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बिहेवियर्स उसके डिपिक्ट करते हैं कि उसमें इश्यूज हैं। या तो बच्चा बहुत हाइपर होता है, कमांड फॉलो नहीं होता, सिटिंग स्पैन नहीं होता, रिस्पॉन्डिंग टू द नेम नहीं होता, जिसकी वजह से पेरेंट्स को फ़ौरन किसी भी साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को, न्यूरोलॉजिस्ट को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को रेफ़र करके दिखाना चाहिए उसको। तो अगर ये उनकी कंडीशन बिगड़ जाए तो फिर क्या हो सकता है? जब उसकी कंडीशन बिगड़ जाए तो फिर वो एक्टिविटीज़ हम उनको डिज़ाइन करके देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिज़ाइन करता हूँ IEP, विच इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। उनका हम IQ लेवल टेस्ट करके, उनका बिहेवियर्स चेक करके, हमारे पास जो साइकोमेट्रिक टेस्ट्स होते हैं हमारे पास एक उनका लेवल आ जाता है कि बच्चा कितना बिगड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कैसे एवेल्यूएट करते हैं? जनरली मैं पेरेंट्स को बता देता हूँ कि वो एज अप्रोप्रिएटली देखा करें। फॉर एग्जांपल जो बच्चा 4 साल का एक्टिविटी करता है और आपका बच्चा 4 साल का है और वो एक्टिविटी नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिपेंसी है, जब या फिर इसको इम्बैलेंस है, ठीक है। उसको फिर रेक्टिफाई करने के लिए वो एज एवैल्यूएशन करा सकते हैं और फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी साइकोमेट्रिक या बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास, कंसल्टेंट के पास जाएं और उसको चेक कराएं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एहसन सलीम हमारे साथ मौजूद है। एहसन, आपका भी बहुत शुक्रिया। रमशा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हम डाइट के हवाले से बात कर रहे थे कि डाइट एक तो हेल्दी रहने के लिए कितना ज़रूरी है और हेल्दी माइंड के लिए भी कितनी ज़रूरी है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, मिलती हूँ उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब एक बड़े ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करते हैं कि पहले बैरून मुल्क ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुतालिक तो हम लोग सुना करते थे, लेकिन अब वतने अजीज़ में भी कुछ ऐसे मकरू चेहरे सरगर्म और मुतहर्रिक हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये घिनौना काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर अशफाक ने एक खबर ब्रेक की थी कि जिसके बाद हुकाम की दौड़ें लग गई हैं। खबर के मुताबिक फ़ेसबुक पर लड़कियों से दोस्तियाँ करके उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता है और फिगर इतने ज़्यादा हैं कि आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 500 लड़कियों को लाहौर से सिंध में फ़रोख्त किया जा चुका था और जैसे ही ये स्टोरी ब्रेक हुई, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर दाता दरबार से सिंध में 2 लाख रुपए में फ़रोख्त होने वाली लड़की को बाजियाब करवाया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बताऊं तो लड़की को दाता दरबार से अगवा करके सिंध में 2 लाख रुपए में फ़रोख्त किया गया था और पुलिस ने गैंग की सरगना लतीफ़ा बीबी समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया और उन 500 लड़कियों को अगवा करके कच्चे के इलाके में 2-2 लाख रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा था। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का भी हुक्म दिया है। मजीद इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हो चुकी है, जो 500 लड़कियां जिनको फ़रोख्त किया जा चुका है, क्या उनको बाजियाब कराया जाएगा, किस तरह बाजियाब किया जाएगा, क्या मुकम्मल बाजियाबी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। और हमारा कानून इस हवाले से क्या कहता है, क्या मजीद क़वानीन सख्त करने की हमें ज़रूरत है? बिकॉज़ इससे पहले भी हमने देखा कि दुआ ज़हरा, हम सबको उसके बारे में पता है कि आज से गालिबन 1.5 साल पहले कराची में दुआ की दोस्ती हुई PUBG के थ्रू और जनाब वो कराची से लाहौर आ गई, यहाँ पर आके अब बोला गया कि जनाब उसने निकाह कर लिया है, उसकी शादी हो गई। लेकिन एंड पे जब पता चला कि जनाब वो भी एक गिरोह का हिस्सा था, उस लड़के ने उसको फंसाया, झांसे में दिया, यहाँ पर लेकर आए, तो तब से ये सारे हमारी सिनेरियोज हमारे सामने आ रहे हैं कि ये गिरोह चल रहे हैं और अब 500 लड़कियों को फंसाया गया है, उनसे दोस्ती की गई है फेसबुक पर और उनको सिंध में फ़रोख्त कर दिया गया है। तो इस पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद अशफाक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और चौधरी नसीर कंबो साहब माहिर कानून भी हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अशफाक, आपको भी वेलकम कहती हूँ और नसीर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। अशफाक, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगी, ये सारा मामला 500 लड़कियाँ कोई छोटा फिगर नहीं है, बहुत ज़्यादा ये लड़कियाँ हैं और
पूरे लाहौर से ये लड़कियां हैं, पूरे पंजाब से ये लड़कियां हैं जिनको सिंध फरोख्त किया गया है? डिटेल क्या है? अच्छा, ये इस सारी जो स्टोरी है और इन बच्चियों के हवाले से जो इंकशाफात हुए ना, ये मैं सबसे पहले कहूँगा ये क्रेडिट जाता है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास, जिनके पास जो अलिशबा है जो कि 2 जून 2023 को अगवा का उसका मुकदमा दर्ज होता है शेहूपुरा थाना फैक्ट्री एरिया में। उसके बाद जब वो बाजियाब नहीं होती तो फिर उनके घर वालों की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में उसकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दी जाती है। अच्छा, ठीक है। उस पर जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने पहले शेहूपुरा पुलिस को कहा, लेकिन उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया और इस इसना में एक SHO भी मुअत्तल हुआ। उसके बाद अदालती हुक्म पर DPO शेहूपुरा जाहिद नवाज मरवत साहब ने उनकी सरबराही में इस टीम ने काम शुरू किया। और हुआ ये कि जब ये लड़की इसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई लाहौर में एक लड़के के साथ। अच्छा, ठीक है। ये शेहूपुरा से लाहौर आई। अच्छा। जब उस लड़के के पास आई तो उसने मुबैना तौर पर इसको ज्यादती का निशाना बनाया। अच्छा। उसके बाद वो इसको दाता साहब छोड़ के चला गया। जब वो वहां से चला, कितनी एज थी उस अलिशबा की? अलिशबा की 14 साल की एज है। अच्छा, अंडर जो 16। हाँ जी। और जब ये लड़की दाता दरबार पहुंची तो वहां पर एक गिरोह है अल्ताफ, नदीम, इरम, नसरीन, अच्छा। जो कि अरेस्ट हो चुके हैं। ओके। इन्होंने इस लड़की को वर्गलाया और वर्गलाने के बाद इसको सिंध में फरोख्त किया। सिंध में 2 लाख रुपए में फरोख्त किया। अब ये सारी स्टोरी निकली ऐसे बाहर के जब ये 6 महीने गुजर गए इसके अगवा हुए, अगर लाहौर हाई कोर्ट नोटिस ना लेती तो इस लड़की ने भी बाजियाब नहीं होना था। तो लतीफ़ा बीबी ने अलिशबा की वालदा को फ़ोन किया और कहा कि हमें 25 लाख रुपए तवान दो और आकर सिंध से फलां जगह से अपनी बच्ची ले जाओ। और कच्चे के इलाके में फिर फरोख्त की हाँ। गई थी, जहाँ पर कह लें कि लॉ एंड ऑर्डर का इतना कोई नहीं है, रिट नहीं है और डाकू राज है। डाकू राज है। तो उसके बाद जब पुलिस ने फिर यहाँ से उनका नंबर ट्रेस किया और लतीफ़ा बीबी के जिनके लाहौर के साथ रवाबत थे वो दाता दरबार में गैंग बैठा हुआ था, फिर वहाँ से नंबर ट्रेस करके इस सारे गैंग को पकड़ा। इस गैंग ने निशानदेही की कि हम तकरीबन 500 से ज़ायद लड़कियों को फरोख्त कर चुके हैं। इनकी निशानदेही पर जो शेहूपुरा पुलिस है, जब इन्होंने फिर सिंध में छापा मारा तो पता चला कि लतीफ़ा बीबी वहाँ से घोटकी से सखर से जैकबाबाद और जैकबाबाद से कच्चे के इलाके में इस बच्चे को फरोख्त कर चुकी है। लतीफ़ा बीबी को वहाँ से जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी फिर निशानदेही पर कच्चे के इलाके से के करीब से इस बच्ची को बाजियाब करवाया तो इसका गया। मतलब अशफाक, मतलब जितने शहरों के आप नाम ले रहे हैं इतने उनके नेटवर्क स्ट्रांग बिल्कुल हैं, स्ट्रांग बने है। हुए हैं कि वो वहां से होते कच्चे के इलाके तक और पहुंचे हैं। 2 लाख रुपए से इसका यहाँ से फरोख्त हुई, फिर वहाँ से 3 लाख, फिर 5 लाख, इस तरह करके इस बच्ची को मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त किया गया। फिर वहाँ से जब लतीफ़ा बीबी को गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ एक शरीक मुलजिम था मोहम्मद खान, वहाँ से उसको भी फिर गिरफ्तार किया गया। इस बच्ची को बाजियाब करवाया गया और इसको जब लाहौर लेकर आए तो जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की अदालत में जब पेश किया गया तो जज साहब ने कहा कि आपने नेटवर्क तो पकड़ लिया कि मुझे बताएं कि क्या और भी बच्चियां हैं हुई हैं। अच्छा। तो उस वक्त DPO जो थे शेहूपुरा जाहिद नवाज मरवत साहब, उन्होंने कहा कि 500 से 600 लड़कियों को फरोख्त किया जा चुका है, जिस पर जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा मेरी बात सुने, इस मामले को आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ना और इसकी तह तक जाना है। जितने मर्जी लगाएं वसाइल अपने IG से बात करें, लेकिन ये सारी बच्चियों को बाजियाब करवाना है। तो इस मौके पर जो अलिशबा थी उसने फिर ये कहा कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, फिर उसने वो अपनी सारी स्टोरी बयान की। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि ये सारा मामला शुरू फेसबुक से हुआ था और आपने सोशल मीडिया से हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ऑनलाइन गेम्स हैं, जिसने मैंने पबजी की बात की, दुआ ज़हरा वहाँ से ट्रैप में आई। तो ये हमारी जितनी भी चीज़ें हैं इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से हमारे कवानीन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है कि हमने सोशल मीडिया चलाना किस तरह है। तो हमारे साथ नसीर साहब भी मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनसे बात कर लेते थे कि किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं, क्या रेगुलेट करने की ज़रूरत है हमें ये सोशल मीडिया तमाम तर चीज़ों को। दूसरा, ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं नसीर साहब, भी बच तो नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारे कवानीन में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं, पकड़े जाते हैं, उसके बाद सुलह सफाई हो जाती है और फिर वो बाहर निकल आते हैं, सलाखों से बाहर होते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन ही ऐसी होती है कि वो कोई नुकात उसमें आते ही नहीं और वो बच जाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं मैडम। इसमें जो कवानीन है ना, जब से ये सोशल मीडिया का आया है ना, तो ये सोशल मीडिया की बाबत नए कवानीन
कवानीन भी बने हैं। अच्छा। हमारे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में पीका एक्ट जिसको कहते हैं वो बना। उसके बाद जो था 2014 में पाकिस्तान पिनल कोड में जो था नए सेक्शन जो है वो ऐड किए गए, जिसमें जो है वो इशफाक साहब की रिपोर्ट है जिसमेमें ये इंकशाफ है कि बच्चियों की खरीदो फरोख्त की बाबत या उनकी ट्रांसपोर्टेशन की बाबत, तो इनकी बाबत ये हीनियस ऑफेंसेस हैं। 366A है, अच्छा। 366B है, 371A है, 371B तो है। मैं यहाँ पर कहूँ, कानून तो पाकिस्तान के दुनिया के तमाम ममालिक से सबसे अच्छे हैं, हाँ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर अमल दरामद किसने करना है। फिर इन लोगों को जिन्होंने इतना घिनौना जुल्म किया, इतना बच्चियों को फरोख्त किया और कम उम्र बच्चियों को, और दूसरा जिस तरह आप बता रहे हैं लिशा के तो जाति का निशाना 7 माह तक लिशबा गायब रही है, अगवा रही है। तो आप देखेंगे ये तो पूरी मशीनरी को, हुकूमती मशीनरी को हरकत में आना चाहिए, लग जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल इशफाक साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कवानीन तो हमारे मुल्क में हैं। ये देखें, इन कवानीन में सजाएं 10 साल से 25 साल तक हैं, ये हीनियस ऑफेंसेस हैं। लेकिन वही बात है कि लेकिन आज तक हमने किसी को देखा नहीं है नसीर साहब कि उसको 10 से 25 साल तक या 20 से 25 साल तक उसको कोई सजा हो सके। क्या आपको कोई ऐसा केस नजर आया आपकी प्रैक्टिसिंग करियर में कि आपको कोई सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई वाकया हुआ हो या इस तरह हरासमेंट की हो तो उसको सलाखों के पीछे रखा गया हो? जी, ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि जिसके साथ आप लड़ रहे होते हैं, जिनकी बच्ची अगवा होती है, वो तो गरीब लोग होते हैं, उनके पास तो इतनी सख्त नहीं होती, ना वसाइल होते हैं, तो ना उनके पास इतनी ताकत होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक मुनज़्ज़म गैंग होता है, उनके पास गवर्नमेंट ने फिर आना होता है ना मैदान में। जी, तो इसमें मैं समझता हूँ कि रियासत जो है ना, कोई इंडिविजुअल नहीं लड़ सकता। जो होते हैं ये माफियाज होते हैं, इनका बेसिकली तो ये जो एक फैमिली के साथ हो गया, उनकी बच्ची जो है वो उसका मुस्तकबिल तारीख हो गया, वो हमारा सोशल जो मामलात हैं उनके लिए बड़े मसाइल। लेकिन रियासत जो है ना, यहाँ पे रियासत की ड्यूटी है कि इन चीज़ों को इस तरह हंगामी बुनियाद पे लिया जाए, जिस तरह जस्टिस साहब ने फरमाया। लेकिन नसीर साहब, रियासत की तो चले ड्यूटी है ही है कि वो इसके ऊपर एक सख्त इकदामात उठाए और पॉलिसीज लेकर आए, अथॉरिटी इसके हवाले से बनाए। लेकिन मुझे लगता है कि वकला बरादरी की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं तो उनको ना जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। नताइज उसके सामने आए, रिजल्ट हमारे सामने आए, और डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं अपनाने चाहिए। बहुत ज़्यादा केसेस इस वजह से भी हमारे सामने आते हैं कि उनका कोई नतीजा सामने नहीं आता, 6-6 माह 10-10 माह ऐसे ही लटकते रहते हैं। जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि ये मॉरली ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। इसमें नो डाउट वकला को जो है वैसे ही हमें चाहिए कि हमने जब किसी से फीस ले ली, उसने हमें एंगेज कर लिया, तो हमें जो है प्रोफेशनल ड्यूटी अदा करते हुए एक्सपर्टाइटली मामलात को करना चाहिए। और इन मामलात में तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये माशरे में अगर इन लोगों को सज़ाएँ मिलेंगी और फैसले जल्दी होंगे और माशरे में ये तासर जाएगा कि जो है वो जो गलत किया है जिसने ये ज़्यादती की है, तो वो बच नहीं पाएगा। मैं यहाँ पे 2-3 बातें लेकिन इसमें ना मुझे लगता है कि वकला हजरात को ना कहीं मिलकर काम करना चाहिए इस हवाले से कि इन जैसे मुजरिम या मुल्जिमों के केसेस नहीं पकड़ने चाहिए। जब आप केसेस पकड़ लेते हैं, आप तारीख पे तारीख लिए जाते हैं, और फिर जो जिनके ऊपर जुल्म हुआ होता है वो बेचारे खार हो रहे होते हैं। और इस तरह जो मुल्जिम होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारा वकील है, वो हमें छुड़वा लेगा, वो डिले टैक्टिक्स इख्तियार करता रहेगा और हम जो मर्जी करते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बिल्कुल अच्छी निशानदेही की, अगर स्टेट हमारी चाहे, हुकूमती मशीनरी चाहे कि अगर हमने इन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं बच सकते। मसला ये है कि अब प्रोसिक्यूशन की जानिब से अब ये जो मुल्ज़िम पकड़े गए हैं, कानून कहता है कि इनका 14 दिन के अंदर चालान जमा होना है ट्रायल कोर्ट में। अच्छा, ठीक है। 6-6 माह तक इनको लटकाए रखते हैं, चालान जमा नहीं करवाते, और होता ये है कि उसके बाद उस मुल्ज़िम को, क्योंकि उसका चालान तो जमा नहीं हुआ, तो लाहौर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट वो फिर ये कहती है कि अभी तक तो आपने इसका ट्रायल तक शुरू नहीं करवाया, तो फिर उसको अंदर क्यों रखा हुआ है? तो फिर छोड़ दें इसको। फिर अदालत यही होता है ना, टेक्निकली पॉइंट्स के ऊपर अदालत फिर उसकी बेल ग्रांट करती है, क्योंकि ये सारी फेलियर जो है ये प्रोसिक्यूशन साइड पर आ जाता है कि आप चालान बर वक्त जमा नहीं। तो क्यों ये मतलब ये बड़े हसास ये वाले केसेस हैं हमारे, इसमें तो रियासत को इंटरवीन करना चाहिए। इस पर JIT बननी चाहिए, JIT बन के इन तमाम जो सेंट्रल इसकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ये है।
आज से कई साल पहले भी इस तरह का वाकया पेश आया था और वहां पर भी ये सारी चीजें हुई थी। अच्छा। लेकिन अब ये मामला दोबारा सर उठा रहा है और ये जो बात है 500 का जो फिगर है, ये मैंने या उस बच्ची ने नहीं दिया, ये डीपीओ पुलिस ऑफिसर ने अदालत में, ये पुलिस का डेटा है, उनका डेटा है कि जी इतनी बच्चियां अगवा हुई हैं। तो फिर उस पर भी जज साहब ने कहा कि यार ये तो इंतहाई तशवीशनाक बात है। बाजियाबी के कितने वो केसेस हैं कि वो मुकम्मल हुए हैं, कितने चांसेस भी हैं? अब देखें, मैं 500 बच्चियों को एक मिसाल आपको बताता हूँ कि 7 माह में हमने एक लिशबा को बाज़ाब करवाया। तो अब यहाँ से हिसाब लगा लें कि हम कितने फास्ट जा रहे हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कि डीपीओ साहब और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फ़रूक हैदर साहब की ज़ाती कोशिश के बायस ये हम बच्ची बाज़ाब हुई है। अब वो बच्चियाँ जो काफ़ी अरसे से अगवा हैं और उनके वालिदैन को नहीं पता, वो भूल चुके हैं या वो बार बार अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो मसला ये है कि इस पर मैं समझता हूँ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को भी नोटिस देना चाहिए। कहूंगी कि हमारी FIA साइबर क्राइम विंग है, वो क्या कर रही है? हमारी पुलिस के पास अरबों रुपए के फंड्स जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, उनके जी वर्दियां कभी चेंज हो रही हैं, कभी थाने चेंज हो रहे हैं, कभी बाकी निज़ाम, लेकिन ये इस तरह के जदीद निज़ाम नहीं है जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको पकड़ा जाए, ट्रेस किया जा सके कि लोग कहाँ बैठे हुए हैं। इतने संजीदा मामला है ये, लेकिन इस मामले की संजीदगी का आला हुकाम ने ये उन्होंने असर लिया है कि उनके डीपीओ का लाहौर हाई कोर्ट में बयान है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही ये बयान मीडिया पर नशर हुआ तो उनको चाहिए था फौरी तौर पर डीपीओ साहब को बुलाते, उनसे फिगर लेते और उस मामले पर कोई JIT बनाते और उनको पकड़ धकड़ उनकी शुरू होती। लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात है, अभी तक डीपीओ साहब से ना हुकूमत ने कोई रब्ता किया, ना उनके IG साहब ने कोई रब्ता किया कि आए यार ये क्या वाक़या है, ये किसकी बच्चियाँ हैं, ये कौन है। तो ये जो चीज़ है ना, अगर जब तक अज खुद जो इदारे काम नहीं करेंगे, उनके सरबराहान काम नहीं करेंगे, फिर अदालतें मदाखलत करती हैं, फिर वो कहते हैं जी अदालत हमारे हर काम में टांगड़ आ रही है। तो जब आपने काम नहीं करना तो फिर अदालतें तो हैं। जब गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, यहाँ पर मैं हमारे जो CM पंजाब है निगरान गवर्नमेंट के, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट बिलखसूस उनसे कि मोहसिन साहब आप दौरे करें, आप इफ्तिताह करें, हर चीज़ के करें, लेकिन ये जो हसास मामलात हैं इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखें और इनको हल करने की कोशिश करें। 500 बच्चियाँ, ये कोई कम फिगर नहीं है, बहुत ज़्यादा फिगर है इस वक्त। आई डोंट नो, हम लोगों को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर होंगी, किस हालत में होंगी, उनके घर वालों की क्या इस वक्त हालत होगी, वो बेचारे क्या कर रहे होंगे। तो इस हसास मामले को टेकअप करें और बेहतर करने की सिचुएशन। दिलचस्प बात यह है कि डीपीओ साहब ने 8 लोग गिरफ्तार किए, 6 बंदों का गैंग उन्होंने दाता दरबार से गिरफ्तार किया। 2 बंदे जो सरगना थी, लतीफ़ा बीबी और मोहम्मद खान, उनको गिरफ्तार किया सिंध से। उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो गैंग था ये ऑपरेट कर रहा था, ये जो शादरा के करीब झुगियाँ हैं, दरिया रावी के करीब, वहाँ से ये ऑपरेट करता है। अच्छा। और वहाँ पर पूरा इनका नेटवर्क सिस्टम है। हम लोग कहते हैं कि यार ये झुग्गियों में गरीब लोग हैं, उनकी मदद करें। तो वहां पर ये गैंग्स बैठे हुए हैं। तो उस दिन से लेकर अब तक भी वहां पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ये तो हमारी उनको हमने चेक एंड बैलेंस करना था। ये तो हमारे प्रोटोकॉल्स खत्म नहीं होते, बाकी चीजें खत्म नहीं होती, तो फिर किस तरह रिट जो है ना वो दायर की जाएगी। नसीर साहब, ये सारी सिचुएशन आपके सामने हमने रखी है, अशफाक ने भी आपको बताया है। अगर इस तरह की कार्रवाई होती है सपोज, तो किस तरह की कह लें कि नुकात या किस तरह की जो दफात हैं वो लग सकती हैं इनके ऊपर? देखें, दफात तो इन पे देखें, जो इन्होंने बच्चियों को अगवा करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, इन ये एक इटसेल्फ ऑफेंस है। 10 साल से 25 साल तक इसकी सज़ा दे दी गई है PPC में। इसके बाद जब बच्चियों के मेडिकल होने हैं तो वो बच्चियों की मेडिकल में जिनसी ज़्यादती आनी है, वो रेप का सेक्शन है और उसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। ये बड़ी सज़ाएं हैं। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि कोई पॉइंट आउट होती है ना चीज़, उसकी बाबत हम शोर पड़ता है, वावेला होता है, लेजिस्लेशन करके हम माशरे को कहते हैं लो जी इतनी सज़ा रख दी है। लेकिन वो सज़ा देने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे अब देखें, हमारा जो सिस्टम है इसमें ये होता है कि अब अदालतें, इशफाक साहब ने जैसे फरमाया कि एक बंदे का 1 साल तक ट्रायल कंक्लूड ना हो तो वो कहते हैं इसकी इस ग्राउंड पे जमानत ले ले कि जो उम्र कैद तक का कैदी होता है कि अब इसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ तो अब इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है इतना ज़्यादा जो डिफेक्टिव है कि हमारे वही जो इन्वेस्टिगेटिंग अदारे, जो अब पुलिस में तो खुसूसन पुराने जो 10-10 पढ़े जो कांस्टेबल भर्ती हुए थे, अब वो आके सब इंस्पेक्टर हैं
और वो मोस्टली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और उनको जदीद तरीकों का या टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है। अब देखें ये जो जितना सोशल मीडिया के जरिए क्राइम होता है ना, इस क्राइम में तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होती हैं और इसके लिए बड़ी स्किल्स की जरूरत है। नहीं, इसके लिए हमारे FIA का इदारा भी है, साइबर क्राइम विंग है हमारी, वो पता नहीं क्या कर रही है, वो इनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रही है। अब देखिए कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि आम थानों में रिपोर्ट होते हैं। FIA में तो पीका एक्ट के तहत जो आएंगे वो आएंगे ना। अच्छा, अब आम थानों में जो है वहां पे तो ट्रेनिंग का कोई ऐसा सिलसिला है नहीं। अच्छा। अब दूसरी बात यह कि हमारे सिस्टम में इतनी ज्यादा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा अदालतों का है, मतलब जैसे इशफाक साहब ने फरमाया कि 14 दिन के अंदर चलान देना होता है, यहाँ 2-2 साल चलान सबमिट नहीं हो रहा होता। क्या वजह है फिर ये अदालतें क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालती हैं कि चालान क्यों नहीं अभी तक हुआ है, सबमिट क्यों नहीं किया गया? अदालतें तो IG पंजाब को, CCPO लाहौर को बुला बुला कर थक चुकी हैं और ये बात कह चुकी हैं। तो फिर ये कहते हैं जी हमने कमेटी बनाई है, हमने फलां चीज की है, लेकिन जब वो जो केस जिसके ऊपर बुलाया जाता है वो केस तो रिजॉल्व हो जाता है। वो तो स्पीड उसको पहिए लग जाते हैं, बाकी फिर जब कभी निशानदेही हो तो फिर वो इसमें ऐड करूंगा कि हमारे जो है ना क्राइम रेशियो इतनी ज्यादा है, अदालतों पे इतना ज्यादा लोड है, जजेस की तादाद कम है, अदालत के पास जो अपनी लिस्ट होती है ना, अदालत ने वो जो है एग्जॉस्ट करनी होती है, उसको जो है वो उसने तारीख डाल के आगे चलना होता है। होता तो ये है कि इस तरह के मामलात के लिए स्टेट के ऑर्गन जो है ना, बार है, बेंच है और गवर्नमेंट है, सारे अदारे हैं। हाँ, देखिए एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये देखें, हमने जो दहशतगर्दी की अदालतें बनाई वो फैसले एक्सपर्टाइटली करती हैं, या हम किसी मामले पे ऐसा टेकअप हो जाता है कि सारा माशरा तो हम उनको 4 महीने में 6 महीने में सजा दे के, जैसे वो मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ था पिछले दिनों, या ज़ैनब केस हुआ था, तो इस तरह के हंगामी नौयत के मामलात थ्रू आउट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होने चाहिए। ये दोनों वाकयात पे भी मीडिया ने आवाज उठाई थी, तो तभी जस्टिस स्पीडी हुआ था, बेशक इसके अलावा नहीं हुआ था। जो मामला मीडिया हाईलाइट कर दे वो तो इसका मामला, मतलब है कि जब तक मीडिया में नहीं आएगा तब तक ये लोग अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। ये सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम में मैं समझता हूँ रिफॉर्म्स के बगैर ये सिस्टम में जान नहीं है। अच्छा। चीजें रिफॉर्म्स के साथ ठीक होनी है और उसके बाद देखें, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक जुडिशियल पॉलिसी बनाई थी, उसमें उन्होंने लिखा था जमानत 3 दिन में डिसाइड करें, स्टे एप्लीकेशन 15 दिन में डिसाइड करें। अच्छा, अब वो स्टे पॉलिसी बना के वो चीफ जस्टिस साहब पॉलिसी भी उनके साथ ही गई। यहाँ पे क्योंकि पर्सन टू पर्सन मामलात होते हैं, होता ये है कि बतौर अदारा मामलात होने चाहिए, कोई शख्स आए उस शख्स के नाम से या शख्सियत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात पता क्या है, इसमें अदालतें जो हैं वो टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना, और टाइम फ्रेम अगर कानून में लिखा भी है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। तो चीजें बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है, वरना ये सिस्टम में जो डिले है ना, कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो अब जो होता है ना, जिसने जुर्म किया होता है वो सिर्फ कुछ भी नहीं करता, वो अपने वकील के जरिए तारीख पे तारीख लेता है, और एक वक्त के बाद ये होता कि आगे से जिसके साथ जुर्म हुआ होता है दूसरा उसके मुकाबले में माफिया होता है, वो रह जाता है। और दूसरी बात है कि केसेस में, इस तरह के केसेस में जहां पे गैंग होते हैं ना, वहां पे कोई गवाही देने के लिए नहीं आता। दूसरा, जिनके साथ ये मामला हुए होते हैं वो अपनी इज्जत संभाल के चुप करके बैठ जाते हैं। तीसरी बात ये है कि इसमें जो है वो जब अदालत ने केस करने, इस तरह के केस अदालत के बाद 50 लगे होंगे, तो अदालत की जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स होंगी नहीं। अदालत ने कहना मैंने अपने केसेस किसी भी सूरत में डिस्पोज ऑफ करने हैं, सुलह होती है। और देखें ये जो फिगर है, ये अगर कोई NGO देती तो बात समझ में आती थी, पुलिस दे रही है, तो वही खुद उनका DPO जिले का पुलिस ऑफिसर दे रहा है, तो उसके ऊपर कम से कम IG पंजाब को, निगरान वज़ीर आला को उनको बुलाना चाहिए था कि बताएं ये कहां से फिगर आपने लिए, कैसे बात की, कहां पर गैंग है। यही तो अशफाक साहब मैंने रिक्वेस्ट की है कि ठीक है आप बाकी मामलात भी देखें, हमारे जो CM पंजाब हैं बड़े अच्छे दौरे भी कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं, इफ्तिताह भी हो रही हैं, लेकिन इन मामलात को भी स्पीडी हल करने की कोशिश करें। मोहम्मद अशफाक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, चौधरी नसीर कंबो साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, अशफाक आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं फ़िटनेस के हवाले से। और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जनाब अब हम जिम ज्वाइन कर लें, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, तो आज का जो सेगमेंट है कि जो जिम बिगनर्स हैं वो जब जिम में जाते हैं तो उन्होंने कौन कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि उनकी फ़िटनेस ख़राब ना हो जाए, उन्हें जो क्रैम्स या कुछ इंजरीज़ का भी सामना करना पड़ता है वो ना हो जाए। तो हाफिज़ खालिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। तो वो आज जिम बिगनर्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज बताएंगे, आइए वो देखते हैं। हाफिज़ खालिद मलिक है, मैं हूं आपका फ़िटनेस एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए कुछ चंद एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो बॉयज़ बिगनर हैं, जो जिम में जाते साथ ही अपनी वेट को लिफ़्ट करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली वो वेट लिफ्ट नहीं कर रहे होते, वो अपनी ईगो को लिफ्ट कर रहे होते हैं। तो मैं उनके लिए ये उनको एडवाइस करना चाहता हूँ कि जिम जाते साथ ही सबसे पहले आपने स्ट्रेचिंग करनी है और स्ट्रेचिंग के बाद फिर आपने बॉडी को वार्म अप करना है और वार्म अप करने के बाद फिर आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, जो भी आपकी बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग है। फर्स्ट वीक तो आप जो ट्रेनिंग करेंगे वो मिक्स ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें लेग्स है, शोल्डर है, बाजू है, आपकी चेस्ट है और बैक है। इसके जो भी दो तीन मेन एक्सरसाइजें हैं आप वो करेंगे और आफ्टर 1 वीक फिर आप 1 बॉडी पार्ट करेंगे, जिसके साथ आप एब्डोमिनल की भी स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग। देखिए, फ़िट रहने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहली बात ये है, फ़िट रहने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी अच्छी डाइट। मुझे ये समझ नहीं आती, जो लोग देखें आप 1.5-2 लाख की मोटर बाइक ख़रीदते हैं, उसमें अच्छा से अच्छा फ्यूल डलवाते हैं, उसमें आप मिट्टी का तेल डाल के क्यों नहीं चलाते उसको? क्योंकि उसका इंजन ख़राब हो जाएगा। अब आपकी बॉडी जो है ज़िंदगी में सबसे कीमती तरीन चीज़ है, जो गॉड गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से आपको। आप इसमें गंद कैसे डाल सकते हैं, इसके अंदर गंदा ऑयल कैसे डाल सकते हैं? ये भी एक मशीनरी है जो ऑयल के बगैर नहीं चल सकती। इसका जो ऑयल है, इसका जो फ्यूल है वो क्या है? वो है अच्छी डाइट। देखिए, जब तक प्रोटीन, फैट्स और कार्ब इन तीनों का इक्वल तनासुब नहीं होगा बॉडी में, तब तक बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ये तीनों चीज़ें बॉडी का फ्यूल हैं, आपकी बॉडी की नीड हैं। और खुदारा अपनी डाइट को फोकस करें। अगर आपने लाइफ में फ़िट होना चाहते हैं, तो हमेशा हैंडसम और ख़ूबसूरत लगना चाहते हैं, तो आपका फ़िट होना ज़रूरी है। आपकी फ़िटनेस के लिए सबसे पहली जो बात है, जो अहम रूल है, वो क्या है? आपकी अच्छी डाइट। आपकी अच्छी डाइट जब आप खाएंगे, इस खूबसूरत मशीनरी के अंदर अच्छा फ्यूल डालेंगे जब आप, तो डेफिनेट फिर आपको रिज़ल्ट भी वैसा मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले आप जब जिम एंटर हुए हैं, तो जिम एंटर होते साथ ही आपने बॉडी को अच्छी से स्ट्रेचिंग करनी है पहले। देखिए, इसकी एग्जांपल यूँ है कि जैसे आपके घर में, आपका घर का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या होता है? आपका ड्राइंग रूम। अगर आपके ड्राइंग रूम में एक डस्टबिन रख दी जाए और उसके अंदर सारा गंद डाल दिया जाए और उसका ढक्कन भी ऊपर ना, उसको कवर भी ना किया जाए, तो उसमें से क्या होगा? स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरह आपकी जो बॉडी है, इसकी खूबसूरती जो है, जब तक आप अच्छी डाइट नहीं खाएंगे, आप खूबसूरत कभी भी नहीं हो सकते। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम वार्म अप करेंगे, फिर हम चंद एक्सरसाइज करेंगे फॉर बिगनर। आज की जो स्पेशल हमने सेगमेंट रखा है, ये बिगनर के लिए रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने 10 to 20 रेपिटेशन करनी है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन के हम 4 सेट करेंगे। टाइम कम होने की वजह से मैं चूँकि एक्सरसाइज शॉर्ट करूँगा, हम पहले 4 सेट करेंगे बैक के, फिर हम करेंगे फ्रंट के। तो आइए फिर हम करते हैं। लैट पुल डाउन के लिए आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि आपका जो टमी है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अपर बॉडी को आपने लिफ्ट करके रखना है और इसी के साथ ये 4 सेट हम ये परफॉर्म करेंगे और 4 हम फ्रंट के करेंगे। आज हम स्पेशली फॉर बिगिनर के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये हम करेंगे 10 रेपिटेशन। बिगिनर के लिए 8 to 10 रेपिटेशन काफ़ी हैं और इसके हम नंबर ऑफ सेट्स करेंगे 4 और रेपिटेशन करेंगे 10 to 12।
अब हम ट्रेन करेंगे सबसे पहले ट्राइसेप को। तो आइए हम ट्राइसेप को ट्रेन करते हैं। ट्राइसेप का जो वेट है वो अपने अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करना है। आप जितना वेट इजीली लगा सकते हैं उतना वेट आपने लगाना है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि बुक्स पढ़ने से आप आलिम बनेंगे, बुक्स उठाने से आप आलिम नहीं बनेंगे। ये फुल रेंज ऑफ मोशन होगा आपका ट्राइसेप का सेट जो है। इसको अपने मैक्सिमम डीप डाउन जाना है। नेचुरल वे में आप अपनी जो ब्रीदिंग है इसको रोकेंगे नहीं, नेचुरल वे में सांस लेते रहेंगे, इन आउट। देखिए, बहुत ज़्यादा वेट उठाने से आप बॉडी बिल्डर नहीं बनते। बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है, ये पढ़ने से ही आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी कैपेसिटी के मुताबिक वेट उठाएं। आप ये हम अब करेंगे बेंच प्रेस। बेंच प्रेस के भी नंबर ऑफ़ रेपिटेशन जो हैं ये होंगे 10 to 12 और नंबर ऑफ़ सेट्स होंगे 4। अभी हम करते हैं लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन लेग्स के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो आइए चलते हैं लेग एक्सटेंशन की तरफ। अब हम साथ करते हैं लेग एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज है बैक कर्ल। इसकी भी नंबर ऑफ सेट्स जो हैं आपके 4 होंगे। मैक्सिमम आपने फुल रेंज ऑफ मोशन में कोशिश करनी है, आपकी टांगें पीछे से बेंड होनी चाहिए मैक्सिमम। साइकिलिंग जो है बेस्ट एक्सरसाइज है। और अगर आपका हार्ट रेट जो है 140 के ऊपर जाएगा तो 140 के बाद फिर आपकी बॉडी की फ़ैट रिड्यूस होनी शुरू होगी। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप ट्रेडमिल करते हैं, एलिप्टिकल करते हैं, आपका हार्ट रेट 140 से ऊपर जाना चाहिए। और साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है जिससे आपका बॉडी का रेट 140 क्रॉस करता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट आपके लिए कुछ और वीडियोस अच्छी एक्सरसाइज लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हाफिज़ खालिद मलिक मौजूद थे, फ़िटनेस एक्सपर्ट थे, और आज उन्होंने जब बिगनर्स के लिए एक्सरसाइज बताई है कि वो जब जिम जाएं तो वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हाफिज़ साहब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बहुत से लोग हम देखते हैं कि जनाब ज़िंदगी में उन्हें बहुत कुछ मिलता है, हर ब्लेसिंग उनके पास होती है, हर चीज़ उनके पास होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें कुछ ऐसा करके जाना है कि हमें ज़िंदगी में याद रखा जाए, लोग हमें ज़रूर याद रखें, हम एक ऐसी मिसाल कायम करके जाएंगे। और उसी साइड पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं भी होता, या अल्लाह पाक उन्हें किसी चीज़ से महरूम रखते हैं या बसारत से महरूम रखते हैं, लेकिन वो इतने कह ले कि मोटिवेटेड होते हैं, वो इतना अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने जैसे लोगों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं कि अगर हमें किसी एक चीज़ से महरूम रखा गया है तो अल्लाह पाक ने हमें और भी कितनी ब्लेसिंग से नवाजा है, उसका आप दावा भी नहीं कर सकते और उसका कोई जनाब नेमुल बदल भी नहीं है। तो एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी आज मैंने मुलाकात करानी है। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी मेरे लिए थी, हम सबके लिए है, और आप भी जब उनसे मुलाकात करेंगे तो आपके लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी वो होगी। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में एडवोकेट मोहम्मद अली मौजूद हैं। एडवोकेसी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, टीचर भी आप उन्हें कह सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए जनाब वो ख़ास करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बिसारत से महरूम हैं, अल्लाह की तरफ से इनहेरिटेड बिसारत से महरूम है। तो उनसे जानेंगे उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और ख़ास करके कि उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। मोहम्मद अली, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मोहम्मद अली, सबसे पहले तो मुझे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए कि कैसे शुरू हुई आपकी ये जर्नी, और आज जब यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, लोग आपको जानते हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ टीचर, एज अ एडवोकेट, तो कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी? जी देखें, अचीवमेंट्स तो आई थिंक अभी भी बहुत सी करनी है, बहुत लंबी जर्नी है जिसको तय करना है।
लेकिन अगर मैं अपनी स्टोरी के आगाज़ की बात करूं तो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इसको क्रेडिट जाता है मुझे यहाँ तक लाने में, वो मेरी वालदा हैं. वाओ. Because primarily speaking, my parents got divorced when I was in grade 3, grade 4. We are two brothers. We are two like siblings. एक मेरी Okay. बहन है छोटी और एक मैं हूँ. Okay. Both of us are blind. Okay. वो रोड स्कॉलर है. She's doing her PhD from Wow. Oxford University. Wow. और मैंने अपना अंडरग्रेड बैचलर्स इन लीगल स्टडीज़ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से किया. Wow. तो सबसे पहली चीज़ जो थी हमारे में, और मुझे लगता है डिफरेंस, हमारी वालदा ने हमें कभी मिक्स आउट नहीं किया. उन्होंने कभी हमें स्पेशल स्कूल के अंदर नहीं भेजा, जो कि मेरा पहला मैसेज भी है अपनी स्टोरी के थ्रू लोगों को. जब आप बेशक. लोगों को डिफरेंशिएट करते हो, लेबल लगाना स्टार्ट कर देते हो लोगों के ऊपर कि ये डिफरेंट है, तब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है. आप सियाफाम की तहरीक को देखें, आप फेमिनिस्ट मूवमेंट को देखें, दुनिया में जितनी भी तहरीकें चली हैं वो बराबरी के हकूक़ों के लिए चली हैं. बेशक. बेशक. और बराबरी कहाँ से आती है? बराबरी सोच से आती है. सोच कब बदलती है? जब आप उनको एक बराबर बैठे हुए देखोगे. अब मेरा हल्का अहबाब था, मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था. वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कुरान मजीद हिफ्ज़ भी किया. उसके अच्छा. बाद मैंने ओ लेवल्स में अच्छे मार्क्स लिए, जो मार्क कॉम्पिटिटिव होते हैं. 9 A's थे मेरे. Okay. तो फिर ए लेवल्स में ग्रेड्स लिए. फिर यूनिवर्सिटी गया फुली स्कॉलरशिप पे. वहाँ पर डिबेट यूनियन का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हुआ हूँ. मॉडल ह्यूमन सोसाइटी ट्रेजरर, मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था. उसके अलावा मतलब हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को डिफरेंट नहीं समझा. अभी भी आप मुझे देखेंगी तो मैं आम लोगों के साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ. मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर. वाह वाह वाह. तो मेरा मैसेज हमेशा यही है कि जब फ़र्क आएगा, जब लोग अपने जो किसी भी डिसेबिलिटी के अंदर है, हाँ जी. हाँ जी. अपने आप को फ़र्क समझेंगे या डिफरेंस आएगा, तभी डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट होगी. बिल्कुल. तभी डिपेंडेंसी भी स्टार्ट और होगी. ये चीज़ हमारे मेरे ख्याल से हमारे मुआशरे में भी इतनी ज़्यादा है कि इसको कम करने की, ओवरकम करने की हमें ज़रूरत पड़ती जा रही है. और सबसे पहले हमारे जो घर का माहौल होता है ना अली, वो बड़ा डिपेंड करता है कि हमारे घर में माहौल किस तरह का मिल रहा है. अब जैसे आपने बताया कि आपकी मदर ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी ग्रोथ में, आपकी तरबियत के अंदर, आपकी परवरिश के अंदर, कि उन्होंने कभी आपको ये समझा ही नहीं है कि आपको कोई महरूमी है या आप बसारत से महरूम हैं. उन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया, इस वजह से आप यहाँ पर आज बैठे हुए हैं. तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल बड़ा मैटर करता है. तो आप डिसेबिलिटी राइट्स के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी आपसे, बिकॉज आप एडवोकेसी भी करते हैं. तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, क्या डिसेबिलिटी राइट्स हैं और क्या होने चाहिए फर्दर? मुझे लगता है जी कि खाली कागज़ पे लिखे हुए राइट से कुछ नहीं होता. चीज़ जो मैटर करती है वो उसकी एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करती है. जी. अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी से 2 या 3 किस्से छोटे छोटे सुनाता हूँ. ज़रूर ज़रूर. CSS PMS का एग्ज़ाम देने का सोचा, बाहर से वापस आए. अच्छा. नाना जान की ख्वाहिश थी, उन्होंने हमें बड़ा किया अच्छा. कि जी ये कंपेटिटिव एग्जाम में बैठना है. ओके. वहाँ राइटर का प्रॉब्लम बना. वो कहते हैं जी आप लोग चिटिंग करेंगे, इसलिए आपको हम कोई ऐसा राइटर देंगे जो हमारा होगा. अच्छा. अब उसका इशू ये बनता है कि उनके हमारे साथ वॉइस के साथ उनकी पेन मैच नहीं करता. तो जब आप किसी के पास जाते हो, उसको आपको 2 तरह के रिएक्शंस मिलते हैं. या तो ये समझाता है कि आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, जो कि इंस्पिरेशन भी आप नहीं हो क्योंकि आप एक आम इंसान हो. या तो ये समझा जाता है कि आप एक बहुत बड़ी चीटिंग करके यहाँ तक आए हो, आप कोई बहुत बड़े मतलब मैनिपुलेटर हो जिसके थ्रू आपने कोई अचीवमेंट अचीव की है. आपके पास वो एबिलिटी है ही नहीं, आप कैसे अचीवमेंट अचीव कर सकते हो. तो रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है. दूसरा ये कि मुझे लगता है कि हमारे पास अभी तक वो तरीके के सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर मेरे प्रॉब्लम है जी. अब हमने UNCRPD को रेटिफाई किया हुआ है, हमने क्या कहते हैं डिफरेंट तरीकों को देखी हुई है. अब मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है कि मैं कंप्लेंट किसी के पास जाकर रजिस्टर करवाऊँ. HEC में अगर मुझे कोई मसला होता है, मेरे जो छोटे बहन भाई पढ़ते हैं जो डिसेबल्ड है, उनके लिए कोई कंप्लेन मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता. उनको जो बैठे हुए ऑफिसर ने कह दिया वो हरफे आखिर है उनके लिए. अच्छा. एंड दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज एवरीबडी कोप्स विद डिसेबिलिटी थ्रू अ डिफरेंट वे. जी जी. सो बिकॉज देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यहाँ पे वही ब्रेल वाले सिस्टम को समझा जाता है या ज़्यादा टाइपिंग को अकोमोडेट किया जाता है. अगर मैंने नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है, राइटर के साथ पढ़ा है,
या मैंने यूनिवर्सिटी में उस तरह से उसको चीज़ों को लेके चला हूँ, तो मेरे लिए वो सूटेबल है। जिस बंदे को जॉज सही लगता है वो उसके लिए सूटेबल है, जिस बंदे को ब्रेल सूटेबल लगती है उसके लिए वो सूटेबल है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रिटन लेटर रूल अकोमोडेशन नहीं है इस हवाले से, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि अगर कोई स्पेशल पर्सन आपके पास आए तो उसको आपने अकोमोडेट किस तरह करना है, आपको उसके हवाले से अवेयरनेस नहीं है। जो ये रिएक्शंस की आप बात कर रहे हैं ना मोहम्मद अली, ये हर किसी को फेस करने पड़ते हैं, और ख़ास तौर पर जो किसी डिसेबिलिटी का शिकार स्पेशल पर्सनस में तो कहूँगी कि वो उनको ज़्यादा करना पड़ता है। और आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के रिएक्शंस मत दिया करें। अगर आपको कुछ नहीं इल्म, किसी के बारे में नहीं पता, आप उसको ऐसे रिएक्शन मत दें कि उसकी वो डिमोटिवेट हो जाए, वो कुछ करने की सलाहियत खो दे अपनी, बल्कि उन्हें मोटिवेट करें कि वो एक कारामद शहरी बन रहे हैं, मुआशरे का एक अहम रुकन है और वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए भी और अपने जैसे और लोगों के लिए भी, वो एक मिसाल कायम कर रहे हैं। तो उनको मोटिवेट, खुदारा मोटिवेट करें, उन्हें इतना रूम दे दिया करें कि वो कुछ करने की कोशिश करें। तो क्या आप किस तरह लोगों की आवाज़ बन रहे हैं मोहम्मद अली, जो डिसेबल लोग हैं यहाँ पे, जो स्पेशल पर्सन्स हैं? मैडम काफ़ी ज़्यादा मेथडोलॉजीज हैं। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स कॉल्ड होप फॉर टुमारो, वेयर वी वर्किंग ऑन द माइंडसेट्स ऑफ पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल आवर डैड अबैंडन्ड अस बिकॉज ऑफ दिस ब्लाइंडनेस, और उसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है कि ही इज़ अ फ्यूडलिस्ट। वो पंजाब, लाइक आई डोंट वांट टू गो इनटू लाइक व्हाट ही वाज, एक पॉलिटिशियन है, लेकिन बेसिकली उसी तरह से हम पेरेंट्स पे काम करते हैं। दूसरा, हम पेरेंट्स को बताते हैं कि इन बच्चों को आप क्या चीज़ें दें जिनसे ये एम्पावर्ड फील करेंगे। हमारा अभी सिर्फ एक ही एजेंडा है, हम बिल्कुल भी फ़र्क नहीं, वर जस्ट लाइक यू। हम ये कहते हैं, और ये मेरी एक लाइन है जो मैंने खुद लिखी थी, दैट इज़ डोंट फील सॉरी दैट आई कैंट सी, फील सॉरी व्हाट योर इग्नोरेंस इज़ डूइंग टू मी एंड मिलियंस लाइक मी। और इसका मतलब यही है कि आप अपने एक्शंस पे तवज्जो दें, मेरी ज़िंदगी पर मेरे ऊपर तवज्जो ना दें। मुझे लोग देखेंगे, वो बोलेंगे आप नहाते कैसे हैं, आपको क्या फ़र्क पड़े कि मैं नहाऊँ या ना नहाऊँ या कैसे नहाऊँ, या ज़्यादा सवाल पूछेंगे, अच्छा मतलब बड़ी स्टूपिड बातें हैं, मतलब आप बाथरूम कैसे जाते हैं, आप लोगों को क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़े कि एक डिसेबल्ड इंसान बाथरूम कैसे जाता है या नहाता कैसे है, या उसकी ज़िंदगी में ये एस्पेक्ट्स किस तरह से हैं। आप सिर्फ अपने काम तक रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई जॉब लेने आया है तो आप उसकी स्किल को नापें। हम ये नहीं कहते कि आप किसी को वैसी जॉब दे दें कि वो डिसेबल्ड है। एग्जैक्टली। अगर वो यहाँ पे आपके पास जॉब लेने आया है, उसकी स्पीकिंग क्वालिटी अच्छी है, तो आप उसे हायर करें, या उसकी क्या कहते हैं रिटन एबिलिटी अप टू द मार्क है, या उसे प्रोग्रामिंग आती है, अगर आपके मेरिट पे आ रहा है तो आप उसको हायर करें। बस दैट्स इट। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स तो अभी बड़े ही अनक्लियर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन अभी आई एम इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल, साथ आई एम प्रैक्टिसिंग माय लीगल करियर। तो दोनों चीज़ें साथ साइमल्टेनियसली लेके जाना चाहता हूँ। आई एम एन A-level टीचर, उसके अलावा आई डू सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आई वांट देम टू गो अलॉन्ग इन टैंडम। और मतलब मैं अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ये करना चाहता हूँ। और अपनी पाकिस्तान में रुकने का मकसद ये था, और वापस इस मुल्क में आने का मकसद ये था कि कोशिश करूँ कि मैं बराबरी के हकूक़ के लिए जो कर सकूँ वो करूँ, और जो सपोर्ट सिस्टम्स लोगों को मेरे से ज़रूरत होती है जिस तरीके से वो कर सकूँ। मतलब ऑब्वियसली अभी जितना काम मुझे करना चाहिए उतना मैं नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी यू आर डूइंग वंडरफुल। और बहुत अच्छा लगा मोहम्मद अली आपसे मिल के। बेस्ट विशेस आपके साथ है हमारी, और जहाँ पर भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस तरह की मिसालें हमें और भी कायम करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ मोहम्मद अली जैसे, आप लोग भी इस जैसी मिसाल कायम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ करके जाइए ताकि ज़िंदगी में लोग आपको अच्छे तरीके से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड बैक भी करें और याद भी रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।